Hello everyone, I welcome you all to the commerce stream. So let's start with business studies chapter 1 business, trade and commerce. ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सेकेंड पार्ट इज कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. मोस्टली सारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट से स्टार्ट कराते हैं क्योंकि बेसिकली ये बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पता तो होने चाहिए ना कि कॉमर्स, जो हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है, इसकी हिस्ट्री क्या है या आज तक कैसे कैसे हमारे कॉमर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में भी मोस्टली आपने सुना होगा यही होता है. ठीक है, तो फिर कॉमर्स में आज तक कैसे, क्योंकि पुराने जमाने में जो राजा वगैरह होते थे वो कैसे, मतलब क्या होता था, ये बेसिकली हम इस पार्ट में करेंगे कवर. तो हमारे चैप्टर में इस पार्ट में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में. हाँ, बुक का आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो क्योंकि उसमें से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम एक रिफ्रेशर फॉलो कर सकते हैं, पूनम गांधी या संदीप गर्ग, जो भी आपके पास अवेलेबल हो. वैसे एनसीईआरटी इज एनफ. तो इसमें 5 टॉपिक्स हैं: इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथर्ड, और इसके अंदर सब 3 पार्ट्स हैं. और उसके बाद 5th है पोजीशन ऑफ इंडिया. तो हम ये सारे कवर करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नंबर 1, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम. इंडिजिनियस का मतलब होता है एंशियंट. ये एक एंशियंट बैंकिंग सिस्टम था. पहले बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था. बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स फॉर गुड एक्सचेंज. मतलब अगर हमें कोई गुड खरीदना होता था तो उसकी जगह हम पैसों की जगह, जैसे अब हम पेपर मनी देते हैं ना, हम पैसों की जगह हम दूसरा गुड देते थे. ये कम होता गया और इसकी जगह मनी ने ले ली. मनी इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, जैसे हम कहते थे ना गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, इसकी जगह मनी ने ली. नेक्स्ट मेन हेडिंग इस टॉपिक में आती है हुंडी एंड चिट्ठी. इसको हम डिटेल में समझेंगे. हुंडी क्या, हुंडी और चिट्ठी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये एक डॉक्यूमेंट्स होते थे जो उधार पे सामान लेने के लिए काम आते थे. उधार पे सामान लेना क्या होता है? जैसे कि अगर एक बायर है, उसने सामान लेना है बी से, ठीक है, और इसलिए उसने बी से उस पर, लेकिन ए के पास पैसे नहीं है, तो फिर वो उस पे, वो जो बी होएगा, सेलर होएगा, वो उसको हुंडी इशू कर देगा और उसको सामान दे देगा क्रेडिट पे, मतलब कि उधार पे सामान वो घर ले जाएगा. और हुंडी के हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसी कैसी धनी जोग फिर मान जोग कैसे होती है हुंडीज. इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं. वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी. इससे क्या होता था, वो सामान तो ले जाता था लेकिन पैसे नहीं दिए होते ना उसने, अभी क्रेडिट पे लेके जाता है वो सामान. तो फिर इससे क्या होता है, हुंडी इशू करने का मतलब है कि उसकी वारंटी मिल जाती है सेलर को कि उसको पैसे मिल जाएंगे. इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन. इसमें क्या होता था, जैसे कि अगर सेलर के पास हुंडी पड़ी है एक, ठीक है, तो वो किसी और को भी दे देता है कि तू पेमेंट रिसीव कर ले, तो फिर ये ट्रांसफर हो जाती थी एक बंदे से दूसरे बंदे तक. तो इसलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं. और ये सब पूरा इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट कौन करता था? बैंकर्स या फिर सेट्स. इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम से बेसिकली ग्रोथ हुई. इससे क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड डिपॉजिटिंग प्रेशियस मेटल्स. उन्होंने क्या किया, अब उनको, क्योंकि बैंक्स ने क्या कर दिया था, बैंक ने इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया था अगर तुम उनके पास अपने पैसे डिपॉजिट कराओगे या मेटल्स, जो भी प्रेशियस सामान था, तो पीपल ने अपना प्रेशियस मेटल्स डिपॉजिट करना शुरू कर दिया. और फिर क्या हुआ, फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड. इससे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम होने से इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी और डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड में भी एक्सीलेंस आई. बैंकर्स और सेट स्टार्टेड लेंडिंग क्रेडिट. अब जो पैसे उनके पास डिपॉजिट होते थे बैंकर्स के पास, उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया लोगों पे लोअर इंटरेस्ट पे. तो उससे क्या हुआ, तो वो लोन देने लग गए, तो फिर लोगों के बिजनेस जो होते थे वो एक्सेल करने लग गए. वो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते थे, वो और गुड्स प्रोड्यूस कर लेते थे वर्कशॉप्स और कारखाना में. ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बताते, जैसे कि चाय के रॉ मटेरियल क्या है, दूध, पानी, ये हम फिनिश गुड चाय बना देते हैं इनसे. ये बेसिकली छोटी एग्जांपल है, लेकिन बड़ा बड़ा सामान भी ऐसे करके कैसे फिनिश गुड में जाता है, ये वर्कशॉप और कारखाना में होता था. इससे ग्रोथ हुई. तो ये था हमारा पूरा टॉपिक इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का. सो हमारा ये टॉपिक है हुंडी एंड टाइप्स ऑफ हुंडी. हुंडी का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्रेडिट पे सामान लेने के लिए हमें हेल्प करता है.
ये इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी ये वाली प्रोसीजर, ठीक है। इसकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स की होती है, दर्शनी एंड मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी क्या होती है, पेएबल ऑन साइट, और मुद्दती हुंडी क्या होती है, पेएबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों क्या होती हैं, जैसे कि दर्शनी हुंडी होती है, जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि इसका दर्शन हो गया, मतलब कि हमें अगर सेलर ने हमको ये वाली हुंडी दिखा दी, दर्शनी हुंडी एक बार ऐसे करके सामने रख दी, तो जो बायर होता था उसको उसी वक्त पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। तो हमें उसी वक्त पैसे पे करने देते। और मुद्दती हुंडी क्या होती थी, ये पेएबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जैसे कि अगर मतलब फिर 60 डेज 90 डेज उस पे हुंडी पे ना टाइम पीरियड लिखा होता था कि 60 डेज आफ्टर पेएबल है, तो उस पे ये मुद्दती हुंडी बोलते थे उसको। ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसमें मेंशन हुआ होता था। अब इसमें और कुछ हुंडीज हैं जिसकी हम समझेंगे पूरी डिटेल में। ये है धनीजोग हुंडी। धनीजोग हुंडी एक दर्शनी हुंडी है। वैसे हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, दर्शनी ये 1 2 3 4 ये 4 दर्शनी हुंडीज है और ये 3 मुद्दती हुंडीज है हमारी एनसीईआरटी में गिवन। धनीजोग हुंडी एक दर्शनी हुंडी है। जैसे कि हम एक धनी आपने सुना होगा, जैसे कि जो जिसके पास ये हुंडी होती थी ना वो धनी माना जाता है, मतलब कि ये उसकी हुंडी है। पेएबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ए एक बायर है, बी एक सेलर है, ठीक है। तो इसने इससे क्रेडिट पे सामान खरीदा, ठीक है, और अब हुंडी इशू होगी और इसके पास हुंडी पड़ी है, मतलब कि, और ये दर्शनी हुंडी है, मैं आपको बता दूं पहले, ये दर्शनी हुंडी है, मतलब कि जब इसने ये वाली हुंडी इसको दिखा दी तो फिर इसको पेमेंट उस वक्त देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सी को कहा कि सी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तू ना ए से जाके पैसे ले आ। तो सी क्या करेगा, सी वो वाली हुंडी इससे लेगा और इसको जाके दिखाएगा वो वाली हुंडी, और ए सी को पेमेंट कर देगा। तो फिर पेमेंट किसके पास आ गई, सी के पास। तो सी को वैसा कुछ नहीं है। इस वाली हुंडी में क्या होता है, हम पढ़ेंगे, एक सहयोग हुंडी भी होती है, वो सेम इसमें तब मैं डिफरेंस बताऊंगी। तो सी पैसे रिसीव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सहयोग हुंडी। ये भी एक दर्शनी हुंडी है। ये पेएबल टू अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। इसमें क्या होता था, ये भी बिल्कुल धनीजोग जैसी होती थी, लेकिन धनीजोग किसी भी इंसान जैसे कि सी है, ये कोई भी इंसान हो सकता था। लेकिन जो सहयोग है, इसमें जो सी है वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन ही हो सकता था। पुराने जमाने में शाह लोग होते थे वो बहुत रिस्पेक्टफुल माने जाते थे और वो थोड़े सी होते थे। तो फिर जो बी होता था वो, जैसे कि ये भी शाहजोग होगा और ये भी सिर्फ एक स्पेसिफिक रिस्पेक्टफुल पर्सन को ही इशू की जाती थी। और लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, जैसे कि हमें वो एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। ए ने उधार पे सामान खरीदा, बी ने सी को कहा कि दर्शनी हुंडी है ये वाली हुंडी, शाहजोग हुंडी, इसको दिखाओ और पैसे ले आओ। तो सी ने पैसे रिसीव कर लिए, लेकिन अब सहयोग हुंडी है जो, उसको सी को बी को पैसे देने, उस पर लायबिलिटी है, उस पर बोझ है कि इसको ये वाली पेमेंट बी को देनी है। लेकिन यही धनीजोग हुंडी में नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट, तो सी पे कोई लायबिलिटी नहीं है। अब ये सी भी पैसे रख सकता था अगर धनीजोग हुंडी होती तो। नेक्स्ट हुंडी है फरमान जोग हुंडी। फरमान एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कहते हैं फरमान, मतलब कि ख्वाहिश रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, हुंडी मेड पेएबल टू ऑर्डर। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि जो बी है वो जब ऑर्डर निकाले, वो बोले ए को बुलाया जाए, ए मेरे को पैसे दे, तो फिर ये फरमान जोग हुंडी में होता था, ऑर्डर करता था वो और उसको पैसे मिल जाते थे। नेक्स्ट है देखनहर दर्शनी हुंडी। इसमें क्या होता था, इट इज पेएबल टू द बियर। अब जिसके पास भी, चाहे सी डी ई एफ, जिसके पास भी ये वाली हुंडी होगी, फिर मानजोग हुंडी, सॉरी देखनहर हुंडी, उसको पेमेंट मिल जाएगी। ए ढूंढेगा कि किसके पास हुंडी है, वो उसको जाके पेमेंट दे आएगा। नेक्स्ट हम अब दर्शनी हुंडीज की टाइप कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है मुद्दती हुंडीज। ये 3 है, धनीजोग मुद्दती हुंडी, फरमानजोग मुद्दती हुंडी एंड जोखपी मुद्दती हुंडी। धनीजोग तुम नोटिस करोगे, धनीजोग एक दर्शनी हुंडी भी है और सहजोग और फरमानजोग भी एक दर्शनी हुंडी भी है। ये सेम है बिल्कुल, बस इसमें क्या होता है, इसमें ना उस वाली हुंडी पे टाइम पीरियड भी दिया होता था। इसमें जैसे 60 डेज या 90 डेज उसमें ही लिखा होता है। जैसे कि धनीजोग हुंडी अगर उस पर टाइम पीरियड लिखा होगा, 60 डेज के बाद पेमेंट होगी, तो फिर वो धनीजोग मुद्दती हुंडी। अगर उस पर टाइम पीरियड मेंशन नहीं होगा तो वो धनीजोग दर्शनी हुंडी है। सेम गोज फॉर फरमानजोग। ये फरमानजोग मुद्दती हुंडी भी सेम है, लेकिन इसमें पेमेंट ओवर अ फिक्स्ड टर्म, मतलब कि इसमें भी टाइम पीरियड मेंशन होगी हुंडी पे। जोखमी हुंडी।
जोखमी हुंडी एक ऐसी हुंडी है, इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जोखम, मतलब कि रिस्क। क्या होता था पहले के ज़माने में, सिल्क रूट और स्पाइस रूट होती थी, तो फिर अगर पानी से सामान जाता था, शिप्स वगैरह, खतरा होता था चोरी हो गया सामान या गिर गया डूब गया, तो उसके लिए हम, जैसे अब के ज़माने में इंश्योरेंस होती थी, तब के ज़माने की इंश्योरेंस टाइप चीज़ होती थी। इसमें क्या होता था, ये वाली हुंडी इशू होती थी, और ये मुद्दती हुंडी होती थी, ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती थी। तो इस हुंडी में ऐसा लिखा होता था कि अगर तुम्हारे सामान को कोई नुकसान हो गया तो फिर इस हुंडी से उनको पेमेंट मिल जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। पहले हम इंटरमीडियरीज का मतलब समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। ए एक बायर है और बी एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, जो सामान बनाता है, ठीक है। तो एक बायर था, जो बायर को इतनी दूर, मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? एक फैक्ट्री में हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दूर होती थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक खुली जगह में हो जाती थी, या मतलब जैसे जो भी, तो बी एक मैन्युफैक्चरर होता था, ठीक है। तो ए को अब इतनी दूर जाना पड़ता था मैन्युफैक्चरर पास, तो फिर क्या होता था, इसलिए उनको एक जरूरत महसूस हुई कि बीच में भी एक इंसान होना चाहिए, जो जैसे कि फिर एक इंसान आया सी, उसने क्या किया, उसने बी से मैन्युफैक्चरर से सामान लिया, सपोज 10 रुपीज का, और बायर को भेज दिया 20 रुपीज का। तो क्या हुआ, सी की भी इनकम निकल आई 10 रुपीज, और इसमें क्या हुआ, मैन्युफैक्चर का सामान बिक भी गया, और ये ज्यादा बल्क में सामान खरीद लेता था, तो फिर इसको भी आसानी होती थी। तो ये अब के जमाने में जैसे कि रिटेल शॉप्स होती है, तब के जमाने में इंटरमीडियरीज ये काम करती थी, ठीक है। ये बायर और सेलर के, बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक ब्रिज बनाती थी। इंटरमीडियरीज के राइज होने से जो ट्रेड थी वो एक्सपैंड होगी। ट्रेड का मतलब क्या होता है? यही बाइंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जो ट्रेड थी एक्सपैंड होगी, क्योंकि इनको एक ब्रिज मिल गया बीच में, इससे क्या हो गया, प्रमोट होगी सेल्स भी और परचेजेस भी। इट ब्रॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट भी, मतलब कि फॉरेन ट्रेड भी इससे प्रमोट हुई। और जो जैसे कि जो वेस्ट साइड से जो सिल्वर बुलियन, मतलब सिल्वर कॉइन्स, बेसिकली मेटेलिक कॉइन्स, तो इतने सारे, मतलब कि हमने बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करे, और हमारी सिल्वर बुलियन काफी एशिया में काफी ज्यादा इनकम हुई। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये जगत सेठ के इंस्टीट्यूट थे, इन्होंने भी, ये बेसिकली एक इंटरमीडियरीज ही थी जगत सेठ के इंस्टीट्यूट, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया मुगल पीरियड में और ईस्ट इंडिया कंपनी के डेज में, ठीक है, जब वो रूल करती थी। नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एनहांस्ड कमर्शियल एक्टिविटीज। ये उधार पे, ये क्या करती थी इंटरमीडिएट्स, उधार पे, इससे उधार पे सामान खरीद पे इसको बेच देते थे उधार पे। तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बहुत करती थी, इससे कमर्शियल एक्टिविटीज एनहांस होगी। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस मोर गुड्स। जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करते थे, इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को लोन्स ग्रांट करते थे, जिनसे मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होते थे। इससे बेसिकली ग्रोथ हुई हमारी इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट, टॉपिक 3 ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो टाइप्स का हो सकता था, तब एयर ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं था, इसलिए तब लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटरवे ट्रांसपोर्ट। जो लैंड ट्रांसपोर्ट था उसको, मतलब कि जो रोड्स के थ्रू होता था, तो फिर जो रोड्स के थ्रू होता था, जो ईस्ट और वेस्ट रोड्स कनेक्ट करते थे एक दूसरे को, उसको सिल्क रूट कहते थे, क्योंकि मोस्टली सिल्क वहां से एक्सचेंज होता था। और जो वाटरवे में ईस्ट और वेस्ट, जो वाटरवे रूट्स कनेक्ट करती थी ईस्ट और वेस्ट को, उसको स्पाइस रूट्स भी कहते थे, क्योंकि वाटरवे के मोस्टली वाटरवे के थ्रू स्पाइसेस को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। मोस्ट फेमस लैंड रूट कौन सी थी? बंगाल टू टैक्सिला, ये नॉर्दर्न ट्रेड रूट भी थी, ठीक है। और वाइड एंड सुटेबल रोड्स फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। जो रोड्स थी वो काफी वाइड थी, चौड़ी थी, और सूटेबल थी स्पीड और सेफ्टी, मतलब कि लोग आराम से फुल स्पीड पे जाके, और एकदम सेफ होता था, ठीक है। और वाटरवे में जो पेपर होता था, जो काली मिर्च होती है, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे रोमन एम्पायर में, क्योंकि वहां पे, मतलब कि वो इतनी ज्यादा एक्सेस में वहां पे उसकी ट्रेड होती थी कि उसको ब्लैक गोल्ड का नाम दे दिया गया था। और जो टेक्सटाइल्स थी वो एक्सपोर्ट होती थी पुलिकेट टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो चाइनीज शिप्स थी वो कैलिकट में आती थी इंडिया में पेपर, डायमंड्स, पर्ल्स और कॉटन का एक्सचेंज करने।
तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक में। और ट्रांसपोर्ट से बेसिकली प्रमोट हुए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोट हुआ कमर्शियल सेक्टर, तो उससे ग्रोथ हुई पूरी इकोनॉमी की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथन्ड। क्या हुआ ये देखो, जो नॉर्दर्न रीजन में जो मर्चेंट्स होते थे जो हैंडल करते थे बिजनेस को, वो मोस्टली पंजाबी और मुल्तानी थे, ठीक है। वेस्टर्न रीजन में महाजन्स थे और इनके चीफ को नगर सेठ कहते थे। साउदर्न रीजन में चेटियर्स था, ठीक है। और गुजरात राजस्थान में भट्ट्स थे। तो ये सारे मर्चेंट्स थे जो ट्रेड को मैनेज करते थे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स थे, इनके नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वन वर्ड्स में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। अब हुआ क्या, जो ये सारे लोग थे, सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स थे, ये इतने ज्यादा वो हो गए थे, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, इतने ज्यादा कॉमर्स सेक्टर ग्रो हो गया था कि इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी, अपनी एक कॉर्पोरेशन बनाने की सोची और उन्होंने उसमें अपने इनके रूल्स होते थे। तो अब हम यही रीड करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। formed own rules of membership which even kings were supposed to accept। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मेंबरशिप में अपने ट्रेडर्स ने अपनी एक मेंबरशिप बना ली जिसके जो रूल्स थे, अपना कोड ऑफ कंडक्ट, अपने रूल्स, जो किंग्स को भी, उन किंग को सपोज कि किंग को भी एक्सेप्ट करने ही पड़ते थे वो, ठीक है। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अब होता इम्पोर्टेड गुड्स कौन से होते हैं, जो फॉरेन सेक्टर से हम खरीदते हैं, ठीक है। तो उनपे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक टैक्स होता है, उन पर जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो हमें टैक्स देना होता है, तो फिर वैसे ट्रेडर्स को ये उनका एक रूल था कि उनको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देनी है। कस्टम ड्यूटीज, ये भी एक टैक्स होता है। दे वेरीड अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग सामान। जो कस्टम ड्यूटी थी वो हर एक सामान पे अलग अलग मतलब वेरी करती थी उसकी वैल्यू। फेरी टैक्स, ये भी टैक्स होता था जो इसमें इंक्लूड होता था। ये कहाँ पे होता था, ये पेड फॉर पैसेंजर्स, गुड्स, कैटल एंड कार्ड्स, ठीक है। यहाँ फेरी टैक्स लगता था। द गिल्ड हेड ऑफ महाजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड ऑफ महाजन कौन होता था, गिल्ड, ठीक है। ये क्या करते थे, ये ना किंग्स के साथ डायरेक्टली डील करते थे, टैक्स कलेक्टर्स और किंग के साथ, और सेटल मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मर्चेंट्स। और जो मार्केट टोल था, मार्केट के जो प्राइस था, वो अपने आप ये गिल्ड जाके पूरा सेटल कराता था सारे मर्चेंट्स के बिहाफ, मतलब ये एक जाता था गिल्ड और हर किसी के बिहाफ पे जाके मार्केट टोल सेटल कराता था डायरेक्टली किंग्स और टैक्स कलेक्टर्स पास जाके। और ये गिल्ड और क्या करता था, इन्होंने गिल्ड्स मर्चेंट अंडरटुक टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मेड डोनेशंस। इन गिल्ड्स ने जो ये रिलीजियस एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होने लग गए। इन्होंने टेम्पल्स मतलब मंदिर बनाने का काम, और ये वहां पे डोनेशंस करने लग गए। तो ये इन्होंने सोसाइटी में एक पावर गेन कर ली, क्योंकि ये वैसी कम्युनिटी इतनी ज्यादा बिग हो गई थी, ट्रेडर्स की कॉमर्स सेक्शन इतना ज्यादा फैल गया था, इतना ज्यादा एम्पावर हो गया था कि इन्होंने अपनी मर्चेंट कॉर्पोरेशंस बना ली, जिसमें अपने रूल्स बना लिए, अपने टैक्सेस लगा दिए। और जो किंग को भी सपोज होते थे कि किंग वाज आल्सो सपोज टू एक्सेप्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड एंड कंडक्ट ऑफ मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मेजर ट्रेड सेंटर्स। अब इसमें पूरे टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा बुक्स में देखोगे, बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा लर्निंग पार्ट है इसमें। तो मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। अगर आप ये कर दोगे तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाटलिपुत्र, यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम लिखे और इसमें क्या क्या फेमस था। जैसे कि पाटलिपुत्र में एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स बहुत होता था, तो आपको बस ये लर्न करना है। और पाटलिपुत्र को पटना भी कहते हैं, ठीक है। पेशावर, इसमें एक्सपोर्ट, इसमें वूल एक्सपोर्ट होता था और इम्पोर्ट क्या होते थे, हॉर्स। टैक्सिला, तो यहाँ पे टैक्सिला बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग और टैक्सिला यूनिवर्सिटी, ये यहाँ की फेमस चीजें हैं, ये आपको पूरी फेमस सेम टू सेम लर्न करना है। ये इंद्रप्रस्थ, कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड। मथुरा, एम्पोरियम ऑफ ट्रेड कहते थे मथुरा को। वाराणसी, मेजर सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गोल्ड, सिल्क, क्लॉथ। मिथिला, ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना। उज्जैन, एक्सपोर्ट अगेट मसलिन एंड मैलो क्लॉथ। सूरत, गोल्ड बॉर्डर जरी, यहाँ पे ये बहुत फेमस था। कांची, पर्ल्स, ग्लास एंड रॉ स्टोन्स। परचेज, ये परचेज होती थी ये सारी चीजें। और सेल क्या क्या करते थे, गोल्ड एंड सिल्क। मदुरा, कैपिटल ऑफ पांड्यास, ओवर सीज ट्रेड, ठीक है। ये सीज के थ्रू भी ट्रेड करते थे और ये पांड्यास की कैपिटल थी मदुरा। कावेरी पत्ता, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट्स, सिल्क, वुल, कॉटन। बुक में बहुत सारे गिवन है, आप एनी 3 लर्न कर सकते हैं, एनी 4। ताम्रलिपति, ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक आता है मेजर एक्सपोर्ट्स एंड मेजर इम्पोर्ट्स। इसमें बुक में आपको बहुत सारी आइटम्स के बना, आप एनी 5 दोनों लर्न कर सकते हो। मैंने कुछ इजी 6 लिखी हुई है, आप इसमें से चाहे लर्न कर सकते हो एनी 5। स्पीशीज व्हीट, शुगर, इंडिगो, कॉटन, पैरेट्स, ये सारे मेजर एक्सपोर्ट्स थे। मतलब ये हमारी कंट्री से हम फॉरेन में हम इनको सप्लाई करते थे। और मेजर इम्पोर्ट्स मतलब ये बेसिकली सेल्स होती थी, फॉरेन सेल्स। और ये हम इम्पोर्ट्स मतलब हम बाहर से सामान अपनी कंट्री में लेके आते थे, इम्पोर्ट करते थे उसको। हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन एक्सेट्रा। ये हमारे टॉपिक का सेक्शन ए, इस चैप्टर का सेक्शन ए, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का लास्ट टॉपिक है, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 180 टू 1991। इसमें आज सच कुछ लर्न करने जैसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वो बता दूंगी, ये सिर्फ समझने वाला टॉपिक है। फर्स्ट एडी बेसिकली होता है जैसे कि अभी 1900 एडी, जैसे अभी चल रहा है 2022 एडी, तो ये बेसिकली ईयर्स है। 1 एडी, यहाँ पे 32% लार्जेस्ट रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशन थी। फर्स्ट एडी में 32% थी हमारे इंडिया की लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन थी इन द होल वर्ल्ड। आप इसकी परसेंटेज देखना कैसे लो जाएगी, जब ब्रिटिशर्स आ जाएंगे तो हमारी कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट एडी थी तो हमारी इंडिया को 32% हमारी इतनी इकोनॉमी में इन्वॉल्व थी हमारी इंडिया। फिर 1000 एडी में 32% थी सेम। 1500 एडी में ये रिड्यूस होगी 24.36 होगी, सेकेंड लार्जेस्ट। 1600 एडी में 24.41%, 1700 एडी में 24.46%, 1750 एडी में 25% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट। मतलब कि पूरी दुनिया में जितना भी इंडस्ट्री का सामान प्रोड्यूस होता था, मैन्युफैक्चर होता था, उसमें से 25% हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता था। 1850 एडी 5 to 10% रिड्यूस होगी, मतलब इतनी रिड्यूस होगी, सिर्फ इतनी रहेगी। 1817 एडी में 9.2%, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आने शुरू हो गए थे। 1900 एडी में 2% रह गई थी सिर्फ, देख लो ब्रिटिशर्स के आने के बाद सिर्फ 2%। कहाँ 1 एडी में हमारी 32% थी लार्जेस्ट, अब सिर्फ 2% रह गई थी। पूरे ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट का सिर्फ 2% हमारी इंडिया कंट्रीब्यूशन करती थी। ठीक है, ये बेसिकली आपको लर्न नहीं करनी वैल्यूज बिल्कुल भी, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे हमारी इंडिया की रीजनल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होता गया। 1952 एडी में 3.8% ऑफ द वर्ल्ड इनकम, 1973 एडी में 3.1% और 1991 एडी में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगी थी। तो ये थी हमारी पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 1 एडी टू 1991 एडी। एडी मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बेसिकली ईयर होता है। जैसे कि अभी 2022 एडी चल रहा है, मतलब कि ये आपने पहले भी शायद हिस्ट्री में किया होगा कि ईयर्स को एडी भी कहते थे। ठीक है, इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। अब उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में थी जो इंडस्ट्रीज फिर से बनने लगी, इंडिया री इंडस्ट्रियलाइज हो गया। ठीक है, तो हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने मेक इन इंडिया वाली स्कीम स्टार्ट करी थी। आपको इसमें ये लर्न करना है, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव था, इसके ऑब्जेक्टिव थे जॉब क्रिएशन और स्किल एनहांसमेंट, ताकि लोगों को और एम्प्लॉयमेंट होए और स्किल्स लोगों में और एनहांस होए। तो सिर्फ इसमें इतना कर लोगे तो आपके लिए इनफ होगा। और ये था हमारा पूरा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का पूरा टॉपिक। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सेक्शन बी, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी हम इसकी एक असाइनमेंट कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, जिसके आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस होंगे। तो ये 12 मार्क्स की एक असाइनमेंट है, इसके आंसर्स आप चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दे सकते हो और नेक्स्ट में उसमें आप अपने मार्क्स भी बता सकते हो कितने आएंगे। ठीक है, थैंक यू।